Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. This is 2020 English series with practice at 34. Please वीडियो को लाइक और शेयर करें and do not forget to subscribe the channel. This video contains very important questions. So let us see the first question of this video. What is meant by a feminine ending of a line of verse? देखिए किसी भी पोयम या किसी भी वर्स की लाइन में जब फेमिनाइन एंडिंग होती है तो उसका मतलब क्या होता है? तो दैट इज क्लोजिंग विथ एन एक्स्ट्रा लाइट सिलेबल. Means if a verse is ending with a feminine, that is what closing with an extra light syllable. तो उसमें क्या होता है, जो सिलेबल होता है वो एक्स्ट्रा लाइट होता है. फेमिनाइन एंडिंग में क्या होता है कि जो एंडिंग होती है वो किसके साथ एंडिंग होती है? एक्स्ट्रा लाइट सिलेबल के साथ एंडिंग होती है. तो उसी को फेमिनाइन एंडिंग कहेंगे किसी भी वर्स के लाइन में. तो किसी भी पोएम के लाइन में फेमिनाइन एंडिंग का मतलब होता है कि एक्स्ट्रा लाइट सिलेबल का यूज करना एंडिंग में. क्वेश्चन नंबर 2. द उबिसेंट मोटिव इन पोएट्री मींस द फॉर्मूला फॉर लैमेंटिंग द पास्ट दैट इज नो मोर. देखिए यहाँ पे पोएट्री में ये फ्रेज है उबिसेंट मोटिव. इसका मतलब क्या होता है? फॉर्मूला फॉर लेमेंटिंग. ये लेमेंटिंग का फॉर्मूला होता है. अब किस तरह की लेमेंटिंग का फॉर्मूला है? ये है द पास्ट दैट इज नो मोर, यानी कि बीते हुए कल जो कि अब लौट के वापस नहीं आता. तो जब बीते हुए कल को लेकर हम लेमेंट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड उबिसेंट मोटिव इन पोएट्री. तो याद रखेंगे पोएट्री में उबिसेंट मोटिव का मतलब है कि लेमेंटिंग का ये फॉर्मूला है और हम पास्ट में जो बीते हुए टाइम होते हैं उसको लेकर लेमेंट करते हैं. और यू बेटर नो दैट कि जो बीता हुआ कल है वो तो कभी वापस आता नहीं है लौट कर. क्वेश्चन नंबर 3. अकॉर्डिंग टू द थियरी ऑफ नॉर्थप फ्राई द फोर मेन नरेटिव जर्नर्स ऑफ लिटरेचर आर कॉमेडी, रोमांस, ट्रेजेडी एंड आयरनी. हियर इज ऑथर है नॉर्थप फ्राई. इनके अकॉर्डिंग फोर मेन नरेटिव जर्नर्स हैं लिटरेचर के. एक कॉमेडी है, रोमांस है, ट्रेजेडी है एंड फोर्थ वन इज आयरनी. तो याद रखेंगे नॉर्थप फ्राई ने फोर मेन नरेटिव बताए हैं लिटरेचर के. ठीक है, लिटरेचर के फोर मेन नरेटिव जर्नर्स बताए हैं जिसमें एक है कॉमेडी, सेकेंड है रोमांस, थर्ड वन इज ट्रेजेडी एंड फोर्थ वन इज आयरनी. और ये किसने कहा है? नॉर्थप फ्राई ने. क्या बताया है? लिटरेचर के फोर मेन नरेटिव जर्नर्स बताए हैं. कौन कौन से? फिर से देखेंगे. कॉमेडी, रोमांस, ट्रेजेडी एंड आयरनी. क्वेश्चन नंबर 4. द पिंडारिक ओड स्टेंजा पैटर्न वाज इन सेट्स ऑफ 3: स्ट्रोफी, द एंटीस्ट्रोफी एंड द इपोड. तो यहाँ पे पिंडारिक ओड को लेकर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो पिंडारिक ओड होते हैं उसके स्टेंजा पैटर्न में क्या होता है? 3 सेट्स होते हैं. ठीक है, तो 3 सेट्स में क्या क्या होता है स्टेंजा पैटर्न में? एक तो स्ट्रोफी होता है, सेकेंड एंटीस्ट्रोफी होता है और थर्ड जो होता है उसे इपोड कहेंगे. तो याद रखेंगे कि द पिंडारिक ओड स्टेंजा पैटर्न जो होते हैं 3 सेट्स में होते हैं: स्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफी एंड इपोड. क्वेश्चन नंबर 5. ओनोमोटोपोइया मीन्स echoing of the sense by the sound, shape, size और movement. तो देखिए ओनोमोटोपोइया में क्या आता है? सेंस का इको होता है. किसके द्वारा? साउंड के द्वारा, शेप के द्वारा, साइज के द्वारा और मूवमेंट के द्वारा. तो जब साउंड, शेप, साइज और मूवमेंट के द्वारा सेंस का इको हो, एक तरह से मतलब वो साउंड के रूप में क्रिएट हो, तो दैट इज कॉल्ड ओनोमोटोपोइया. जैसे किसी चीज की साउंड क्रिएट होना, जैसे वाटर, अगर पानी गिर रहा है तो उसके लिए हम किस साउंड, किस वर्ड का यूज करेंगे? तो दैट इज कॉल्ड स्प्लैश. फिर उसके अलावा जैसे बर्ड्स जो है वो चहचहा रही हैं, बर्ड्स की चहचहाहट को लिए हम यूज करेंगे चिरपिंग. तो चिरपिंग इज आल्सो ओनोमोटोपोइया. तो याद रखेंगे इट इज ओनोमोटोपोइया. लिटरेरी डिवाइस से रिलेटेड जो डिटेल
वीडियो है, आपको प्लेलिस्ट में आप जाकर देखेंगे तो मिल जाएगा, उसमें डिटेल में आप लोग को पढ़ाया गया है। तो वहां से डिटेल स्टडी के लिए आप लोग जा सकते हैं, देख सकते हैं कि सभी लिटरेरी डिवाइसेस का मतलब क्या होता है और एग्जाम्पल के साथ आप लोग को बताया गया है। Question number 6. A woman killed with kindness. This title is an instance of paradox. तो ये वर्क है A woman killed with kindness. ठीक है, तो एक वर्क का ये टाइटल है। तो इसमें ये जो टाइटल है ये किस तरह का एग्जाम्पल प्रेजेंट करता है? तो पैराडॉक्स का एग्जाम्पल सेट करता है। अ वुमेन किल्ड विथ काइंडनेस मतलब अब बताइए, एक वुमेन जिसको मारा जा रहा है और भी काइंडनेस के साथ। कभी किसी को काइंडनेस के साथ तो मारा नहीं जा सकता, इतना ही दया होती तो फिर सामने वाला उसे मारता ही क्यों? तो वही कहा जा रहा है कि अ वुमेन किल्ड विथ काइंडनेस। तो यहाँ पे दया के साथ किसी को मारना, तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैराडॉक्स। Question number 7. If the paradoxical utterance combines two terms that in ordinary uses are contraries, such as pleasing pains and burning chill, it is called an oxymoron. देखिए यहाँ पे दिया है कि जब पैराडॉक्स का यूज हो और पैराडॉक्स में क्या हो, टू टर्म्स एक साथ कंबाइन हो और वो दोनों एक दूसरे की क्या हो, वो ऑपोजिट हो, कंट्रेरी हो। जस्ट लाइक हियर प्लीजिंग पेन। अब ऐसा कौन सा पेन होता है जिसमें प्लेजर मिले? ऐसा तो होता नहीं है। तो प्लीजिंग पेन, इस तरह का टू टर्म्स एक साथ कंबाइंड होके आ रहा है और ये दोनों टर्म्स जो है एक दूसरे के कंट्रेरी है। प्लीजिंग पेन्स के कंट्रेरी है, पेन प्लीजिंग के कंट्रेरी है। उसी तरह से बर्निंग चिल, अब जब कोई चीज जलेगा तो ठंडा होकर कैसे जलेगा? तो बर्निंग और चिल ये दोनों वर्ड एक दूसरे के कॉन्ट्रेरी है। तो इस तरह के एग्जाम्पल को ये पैराडॉक्स ही होता है। बट जब टू टर्म्स एक साथ कंबाइन होकर आ रहे हैं और दोनों एक दूसरे की कॉन्ट्रेरी है, तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीमोरन। तो याद रखेंगे क्या होगा, ये ऑक्सीमोरन का ये एग्जाम्पल होगा। अभी पैराडॉक्स का हमने क्या एग्जाम्पल देखा कि द वुमेन किल्ड विथ काइंडनेस। तो एक वुमेन को मारा जा रहा है काइंडनेस के साथ, तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैराडॉक्स। अब इसी पैराडॉक्स में जब टू टर्म्स कंबाइन होकर एक साथ आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट एक कॉन्ट्रेरी हैं, जस्ट लाइक प्लीजिंग पेन्स बर्निंग चिल, तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीमोरन, याद रखेंगे। Question number 8. Pun is a play on words that are similar in sound but diverse in meaning. देखिए pun is also a literary device और ये क्या होते हैं कि वर्ड्स का यूज होता है और जो वर्ड्स यूज होते हैं पन में वो एक जैसे होते हैं बट उनका मीनिंग जो होता है अलग होता है। मीन्स वर्ड्स क्या होते हैं, सेम होते हैं बट मीनिंग क्या होता है, चेंज हो जाता है। जैसे हिंदी में आपका श्लेष्मा अलंकार में क्या होता है, श्लेष्मा अलंकार का एग्जाम्पल है कनक कनकते सौगनी वाला जो एग्जाम्पल है, तो उसमें एक कनक का मतलब क्या होता है कि गोल्ड होता है और दूसरा कनक का मतलब क्या होता है, धतूरा होता है। तो श्लेष्मा अलंकार को ही पन कहा जाता है इंग्लिश में। तो सेम थिंग हियर इज इन इंग्लिश टू, कि इसमें जो वर्ड्स होते हैं वो सेम होते हैं बट जो मीनिंग होते हैं, एक वर्ड का मीनिंग कुछ और होगा और दूसरे वर्ड का मीनिंग कुछ और होगा। तो सिमिलर इन साउंड बट डाइवर्स इन मीनिंग, तो यही पन में क्या होता है, जो वर्ड्स होते हैं साउंड में सिमिलर होते हैं बट मीनिंग में डाइवर्स होते हैं, यानी कि अलग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9. Refrain is. What is refrain? Let's see here. A line or group of lines which is repeated throughout the course of the poem. रिफ्रेन में क्या होता है कि एक लाइन होता है और पूरे पोएम में वो बार बार रिपीट होता है। जस्ट लाइक हर स्टेंजा के एंड में रिपीट हो सकता है वो लाइन, या हर स्टेंजा के स्टार्ट में भी रिपीट हो सकता है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिफ्रेन। और ऐसा जैसे आप लोग देखेंगे जो सॉन्ग्स वगैरह होते हैं ना, बॉलीवुड के सॉन्ग्स होते हैं, उसमें ज्यादातर आपको रिफ्रेन का एग्जांपल देखने को मिल जाता है। एक पर्टिकुलर जो लाइन होता है वो बार बार रिपीट होता है। तो ऐसा बहुत सारे पोएम में भी होता है कि वो लाइन जो है वो बार बार जो एक लाइन हो सकता है या कुछ ग्रुप ऑफ लाइन्स भी हो सकता है, तो पूरे पोएम में बार बार वो रिपीट होता है। तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ रिफ्रेन।
Now question number 10. Out of the three main categories of oratory distinguished by Aristotelian critics, which one stands for display rhetoric, used on ceremonial occasions to amplify the praise of a person? तो this is एपिडिक्टिक. एपिडाइक्टिक में क्या होता है, ये एरिस्टोटेलियन क्रिटिक्स ने क्या किया है, ओरेटरी को डिस्टिंग्विश किया है और तीन मेन कैटेगरीज बताए ओरेटरी के. तो यहाँ पे एक कैटेगरीज है जिसका मतलब होता है डिस्प्ले रिटोरिक. तो डिस्प्ले रिटोरिक का मतलब यहाँ पे क्या होगा आपका एपिडाइक्टिक. थोड़ा सा एक बार और इसको अच्छे से देखते हैं हम लोग कि थ्री मेन कैटेगरीज ऑफ ओरेटरी. क्या बात की जा रही है इस क्वेश्चन में कि ओरेटरी की तीन मेन कैटेगरीज हैं और किसके द्वारा इसे डिस्टिंग्विश किया गया है, अलग किया गया है, तो दैट इज एरिस्टोटेलियन क्रिटिक्स. एरिस्टोटेलियन क्रिटिक्स का मतलब वही क्रिटिक्स जो एरिस्टोटल के जो रूल्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग वो क्रिटिसिज्म प्रेजेंट करते हैं. उनके द्वारा ओरेटरी के तीन मेन कैटेगरीज बताए गए. तो उनमें से एक कैटेगरीज का मतलब है डिस्प्ले रिटोरिक. अब डिस्प्ले रिटोरिक में होता क्या है, ये सेरेमोनियल ओकेजन्स में यूज होते हैं. सपोज दैट जैसे कोई सेरेमनी वगैरह हो रहा है और वहां पे किसी पर्सन को, किसी पर्टिकुलर पर्सन की प्रेज की जा रही है, तो उसी का यहाँ पे मतलब हुआ डिस्प्ले रिटोरिक. अब डिस्प्ले रिटोरिक के लिए जो वो टर्म है जिसको इन लोगों ने बताया है, तो दैट टर्म इज एपिडाइक्टिक. तो क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है एपिडाइक्टिक क्या है, तो बता देंगे इट इज अ डिस्प्ले रिटोरिक इन विच अ पर्सन इज प्रेज्ड इन अ सेरेमोनियल ओकेजन्स. और ये भी बता देंगे कि एपिडाइक्टिक इज वन ऑफ द मेन थ्री कैटेगरीज ऑफ ओरेटरी which is distinguished by Aristotelian critics. Question number 11. Which one is direct address either to an absent person or to an abstract or inanimate entity? Apostrophe. Apostrophe is a literary device. In this क्या होता है इसमें कि कोई absent person हो, कोई abstract thing हो या कोई inanimate thing हो, उसको पर्सन के रूप में प्रेजेंट किया जाता है, मीन्स उसको डायरेक्टली एड्रेस किया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड एपिस्ट्रोफी. तो व्हेन एन एब्सेंट पर्सन और एन एब्सेंट थिंग और इनएनिमेट थिंग इज एड्रेस्ड डायरेक्टली, दैट इज कॉल्ड एपिस्ट्रोफी. तो याद रखेंगे डायरेक्ट एड्रेस किसी व्यक्ति का, एब्सेंट व्यक्ति का, डायरेक्ट एड्रेस किसी एब्स्ट्रैक्ट थिंग का, किसी इनएनिमेट थिंग का किया जाए, तो दैट इज कॉल्ड एपिस्ट्रोफी. एपिस्ट्रोफ में जो एपिस्ट्रोफी इसी में डायरेक्ट एड्रेस होता है किस किस चीजों का, एब्सेंट पर्सन का, एन एब्स्ट्रैक्ट थिंग का, इनएनिमेट एंटिटी का. क्वेश्चन नंबर 12. रोमन अ क्लेफ इज अ फ्रेंच टर्म विच लिटरली मीन्स अ नॉवेल विद अ की. देखिए यहाँ पे रोमन अ क्लेफ जो है ये फ्रेंच टर्म है और इसका लिटरेरी मीनिंग होता है अ नॉवेल विथ अ की. क्या लिटरेरी मीनिंग होगा, अ नॉवेल विथ अ की. क्वेश्चन नंबर 13. विच वन इज द सीक्वेंस ऑफ टू फ्रेजेस और क्लॉजेस which are parallel in syntax but with a reversal in the order of the words. तो क्या है क्वेश्चन में, सीक्वेंस ऑफ टू फ्रेजेस और क्लॉजेस. टू फ्रेज या टू क्लॉज का सीक्वेंस होगा और सिंटेक्स में वो एक जैसा होगा बट विद अ रिवर्सल इन द ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स. लेकिन जो ऑर्डर होते हैं, जो मतलब इस वर्ड की प्लेसमेंट होती है उसमें उल्टा होता है, तो दैट इज कॉल्ड चियास्मस. क्या कहेंगे, चियास्मस. चियास्मस में क्या होता है, टू फ्रेज या क्लॉज का सीक्वेंस होता है, सिंटेक्स में वो पैरेलल होता है लेकिन वर्ड ऑर्डर में वो उल्टा होता है. Question number 14. Name the literary device in which a single word stands in the same grammatical relation to two or more other words, but with some alternation in its meaning from one instance to the next. It's युग्मा. तो क्वेश्चन ये है कि वो लिटरेरी डिवाइस क्या है जो जिसमें सिंगल वर्ड क्या करता है,
सेम ग्रामेटिकल रिलेशन में दो या दो से अधिक शब्दों को, तो दो या दो से अधिक वर्ड्स के साथ वो कनेक्ट होता है, बट विथ सम अल्टरेशन इन इट्स मीनिंग, लेकिन जो मीनिंग में थोड़ा चेंज होता है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि सिंगल वर्ड होगा और वो दो या दो से अधिक शब्दों के लिए सेम ग्रामेटिकल रिलेशन के को प्रेजेंट करेगा, लेकिन थोड़ा सा मीनिंग में वो चेंज हो जाएगा, तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ जुगमा। एक ही वर्ड का यूज हो रहा है दो या दो से अधिक शब्दों के लिए और ग्रामेटिकल जो स्ट्रक्चर है वो सेम है, लेकिन थोड़ा सा मीनिंग में चेंज हो जाता है, तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ जुगमा। Question number 15. Gone with the Wind shows how true love is nearby while one struggles to find it elsewhere, as Scarlett realized that Red was her true love while she thought it to be Ashley. तो देखिए यहाँ पे दिया है कि gone with the wind, ये एक फ्रेज है और इस फ्रेज का मतलब बताया जा रहा है कि क्या होता है। तो इस फ्रेज का जब यूज होता है तो इसका मतलब होता है कि हाउ ट्रू लव इज नियर बाई, मीन्स ट्रू लव इज, जो ट्रू लव है वो पास में ही है, वाई वन स्ट्रगल्स टू फाइंड इट एल्सवेयर, जबकि उसमें लोग क्या करते, स्ट्रगल करते हैं, ढूंढते हैं कि कहाँ पे है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है कि स्कॉटलैंड को रियलाइज होता है कि हिज ट्रू लव इज रेड, जबकि रेड को रियलाइज होता है कि हर ट्रू लव इज एस्ले। तो यहाँ पे स्कारलेट जो है वो रेड को अपना ट्रू लव कंसीडर करता है, किसको, स्कारलेट, रेड को, और रेड किसको कंसीडर करती है, सी कंसीडर टू एस्ले। तो इस तरह की कंडीशन जब होता है तो दिस इज कॉल्ड, तो इस तरह की कंडीशन को इस फ्रेज से यूज किया जाता है गॉन विद द विंड। तो याद रखेंगे गॉन विद द विंड फ्रेज का जहां भी यूज हो तो उसका मतलब हो जाएगा कि हाउ ट्रू लव इज नियर बाय व्हाइल वन स्ट्रगल टू फाइंड इट, कैसे ट्रू लव किसी का पास में ही होता है लेकिन वो स्ट्रगल करता है उसे कहीं पाने के लिए। और एग्जाम्पल भी दिया है कि स्कारलेट को रियलाइज होता है कि रैट इज जो है उसका ट्रू लव है, बट जो रैट है उसे लगता है कि नहीं, एस्ले इज हर ट्रू लव। Now question number 16. What happens after Wang Lung's death in the Good Earth? देखिए वांग लंग्स का जब क्या होता है, डेथ हो जाता है इन द गुड अर्थ में। गुड अर्थ, द गुड अर्थ क्या है, एक वर्क है और उसमें एक कैरेक्टर है वांग लंग। तो इनका जब डेथ होता है तो क्या होता है, द सन्स डाइवर्स देयर लाइव्स फ्रॉम द सॉइल। सन्स क्या करते हैं, अपनी लाइफ को सॉइल से डाइवर्स कर लेते हैं एंड लॉस देयर प्री इमिनेंस फॉर दे लैक द विगोर एंड इंटेंसिटी। और उनकी जो विगोर और इंटेंसिटी को क्या होता है, उनके अंदर कमी होती है, इस वजह से वो अपना प्री एमिनेंस को क्या कर देते हैं, खो देते हैं। तो याद रखेंगे ये सारे फैक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 17. Lolita became famous because. Why Lolita became famous? Because it presents a story of a mature man's sexual fantasy which attracts as well as repels. Lolita is a very famous work and it is the work of a Russian author. Vladimir Vanakev करके हैं लोलिता के ऑथर। In this work of Lolita, in this work that is Lolita, Vladimir Vanakev जो कि रशियन ऑथर हैं, what he presents here is that it presents a story of a mature man. लोलिता क्या है, एक mature man की स्टोरी है। And what kind of a story of that mature man? That is a sexual fantasy in which attracts as well as repels. How a man can be attracted and how can he be repels for his sexual fantasy. This is the story of Lolita. Now question number 18. What happens in a doll's house 1879? It's a very famous work, a doll's house 1879 का वर्क है। इसमें क्या होता है, तो इसमें जो कैरेक्टर है नोरा, सी awakens to her responsibility and leaves her husband to be herself. तो याद रखेंगे और डॉल्स हाउस में क्या होता है, नोरा इज अ कैरेक्टर हु awakens to her responsibility and leaves her husband to be herself. Question number 19.
What is God's plan for man in Faust? फर्स्ट में गॉड के मैन के लिए गॉड का क्या प्लान है? तो हियर इज मैन मे बी टेम्पटेड एंड beguiled, but he cannot be misled forever because he retains the instinct for the one true divine way. देखिए यहाँ पे फर्स्ट में गॉड का जो प्लान है मैन के लेकर, मैन मीन्स ह्यूमन बीइंग को लेकर, तो गॉड का क्या कहना है यहाँ पे फर्स्ट में कि जो मैन है किसी भी ह्यूमन बीइंग को टेम्प्ट किया जा सकता है, उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है, उन्हें मिसलीड मतलब उन्हें कुछ समय के लिए अपने अकॉर्डिंग किया जा सकता है, बट नॉट फॉर एवर। मीन्स किसी भी व्यक्ति को हमेशा के लिए मिसलीड नहीं किया जा सकता है। ऐसा फर्स्ट में गॉड का प्लान है मैन को लेकर। क्यों हमेशा के लिए मिसलीड नहीं किया जा सकता? बिकॉज ही रिटेन्स द इंस्टिंक्ट फॉर द वन ट्रू डिवाइन वे, क्योंकि उसके अंदर वो कहीं ना कहीं इंस्टिंक्ट जो है, वो अंडरस्टैंडिंग है, वो रहता है। और इसीलिए कभी भी किसी भी पर्सन को अगर आप अपने अकॉर्डिंग पूरी लाइफ टाइम नहीं चला सकते, कुछ समय के लिए आप उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, बट नॉट फॉर एवर। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, द वाइल्ड डक इज बेस्ड ऑन the legend that when a wild duck is wounded, it does not return to the flock but dives deep and fastens itself to seaweed. देखिए द वाइल्ड डॉग जो है वो बेस्ड है एक किस बात पे बेस्ड है? तो द लीजेंड दैट, उस लीजेंड पे बेस्ड है जिसमें कहा जाता है कि जब वाइल्ड डक वुंडेड होता है, घायल होता है, तो अपने फ्लॉक में, अपने झुंड में वापस नहीं जाता है, बल्कि वो गहराई में डुबकी लगाकर खुद को सीवीड से बांध लेता है। तो दिस इज अ लीजेंड अबाउट द वाइल्ड डक। तो याद रखेंगे द वाइल्ड डक को लेकर क्या लीजेंड है कि वो जब घायल होते हैं तो वो अपनी फ्लॉक में रिटर्न नहीं होते हैं, और जब अपनी फ्लॉक में रिटर्न नहीं होते तो फ्लॉक में रिटर्न होकर वो क्या करते हैं, खुद को गहराई में डुबकी लगाकर सीवेड से अपने को बांध लेते हैं। तो ऐसा लीजेंड है वाइल्ड डक को लेकर, और उसी लीजेंड पे बेस्ट है द वर्क द वाइल्ड डक। दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइल।